हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सोनू जांगड़ स्वागत करता हूं आपके सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं बेसिक नंबर सिस्टम की 6th क्लास। मैंने बोला था 5th क्लास तक हमने या तो फर्स्ट क्लास से लगाओ या लगाओ आप 3rd क्लास से। 5th क्लास तक का जो हम पढ़ते आए हैं वो मैंने बेसिक 5 क्लास जो बेसिक कंसेप्ट था नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, वो मैंने 5 क्लासों में कंप्लीट करवा दिया है। अब हम 6ठी क्लास से 10वीं तक का बेसिक और साथ ही समझ लो ये 6ठी से 10वीं तक का जो होता है यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है और इसी को हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वो तो एक हमारा बेस ये था कि ये समझने के लिए जो आज से क्लास शुरू हो रही है, ये समझने के लिए हमने 5th क्लास तक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। अब हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक ओरिजिनल कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो आज से हम शुरू कर रहे हैं और आपने कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है। और साथ के साथ आपने अगर आपका बेस क्लियर है तो आपने साथ के साथ RS अग्रवाल की जो क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, आपने उनको देखते रहना है। ठीक है। और आज आपकी रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो रही है। मास्टर रीजनिंग आपको मैंने बोला था बुक दिखाऊंगा मैं। ये अरिहंत की बुक है दोस्तों। इस अरिहंत की बुक को ही मैं आपके डिटेल से ही बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके सभी जितने भी इसमें सम है, सवाल लगा लो, प्रश्न लगा लो, क्वेश्चन जो भी है वो सभी आपको कवर करवाएंगे और आपने जुड़े रहना चैनल के साथ। ठीक है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर हम 5th क्लास से पहले के कंसेप्ट में चले तो मैंने बोला था कि जो संख्या पद्धति है, ध्यान से समझना है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी है दोस्तों। ठीक है। मैंने बोला था संख्या पद्धति हमारी दो तरह की होती है, कि कहने का मतलब संख्या पद्धति को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी में भागों में बांटा था संख्या पद्धति को? एक बांटा था हमने दार्शनिक संख्या पद्धति या प्रणाली भी बोल सकते हैं आप। एक हमारी थी रोमन संख्या प्रणाली। पद्धति या प्रणाली। मैंने संख्या पद्धति को आपको दो भागों में बांट कर दिखाया था। मैंने दार्शनिक संख्या प्रणाली को भी बताया था आपको कि ये दो पार्ट हैं, एक दार्शनिक संख्या प्रणाली और एक रोमन संख्या प्रणाली। मैंने दार्शनिक संख्या प्रणाली को भी बताया था और रोमन संख्या प्रणाली को भी बताया था। ठीक है। क्या होती है दार्शनिक संख्या प्रणाली? हमारी क्या थी कि जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंक है दोस्तों? कितने डिजिट हैं? 10। तो इन्हीं 10 डिजिटों के कारण हम इसको दार्शनिक संख्या प्रणाली बोलते हैं। और अगर आपने डिटेल से समझना है, आपने पिछली क्लास से नहीं देखी, तो आप प्लीज पहले पिछली क्लास को देखिए। ठीक है। और आपसे एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है। उसके बाद मैंने रोमन संख्या प्रणाली, ये विदेश की है, विदेशी लोग पढ़ते हैं इसमें। इसका हमारे जीवन में सिर्फ लिखने तक का ही सीमित है कि हमें लिखनी आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। ये 100 तक बता के कि 1 से 100 तक गिनती काउंटिंग रोमन संख्या प्रणाली में कैसे लिखी जाती है, और फिर 10,000 तक मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखनी है। ठीक है। 100 तक तो मैंने लिख के दिखाई थी। तो अब हम जो ये दोस्तों दार्शनिक संख्या प्रणाली है, इसमें सिर्फ ये 10 अंक है। इस 10 अंकों के कारण इसको हम दार्शनिक संख्या प्रणाली बोलते हैं। अब ये इन्हीं 10 अंकों के साथ हमने खेलना है। इन्हीं 10 अंकों में से
ये संख्याएं बनी, कैसे बनी, किस संख्या को क्या बोलते हैं, किस संख्या का को कितने भागों में बांटा गया है, ये सभी हमारी दार्शनिक संख्या प्रणाली है। ठीक है, अब ये तो होगी प्रणाली, क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कितने पार्ट है, ये हमारी पद्धति है, प्रणाली एक सिस्टम है। ठीक है, लेकिन हम अब जो शुरू करें हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमें पद्धति का पता लगे कि ये सभी संख्या परिमेय, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या ये क्या है, कौन सी पद्धति में आती है, तो हमारी ये दार्शनिक संख्या प्रणाली में आती है। ठीक है, और इसका पूरे को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। इसलिए हमने पूरे को ही, क्योंकि इससे भी करते हम पार्ट वगैरह लिखते हैं, किसी भी चीज का हमने पार्ट बना दिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो इसमें भी रोमन संख्या का यूज होता है। इसलिए हमने ये भी जोड़ के और ये भी जोड़ के इसका नाम दे दिया संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पद्धति हमारा क्लियर हो गया कि ये दो, इस संख्या को हमने दो पार्टों में डिवाइड करके हमने पढ़ा है, लेकिन अब पद्धति का तो हमने समझ लिया। अब हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, किसको क्या बोलते हैं, कैसे संख्या बनी। वैसे गिनती मैंने बता दिया था, काउंटिंग कैसे कैसे बनी है, फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने। अब हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से ही हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका बेस कंप्लीट है, सारे टॉपिक कंप्लीट है बेसिक के, तो आप RS अग्रवाल की सभी क्लासेस देखना शुरू कर दे, साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी आप शुरू कर दें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संख्या। दोस्तों संख्या कितने प्रकार की होती है? अब हमने मान लिया किसी भी चीज को लगा लो, हम कोई भी किसी भी चीज को मानते हैं, उसमें या तो होता है एक सोचना, सिर्फ सोच तक सीमित रहना, कल्पना ही करना, और एक वास्तविक होना, ऐसी संख्या हमारी। इस संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये एक पूरा ग्राफ है दोस्तों। मैं बोर्ड कम होने के कारण जो अपने पास, जब आप चैनल को सपोर्ट करोगे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तब आपको एक ही पेज पे पूरा ग्राफ बना के समझाऊंगा। लेकिन अब हमने फिलहाल के लिए अलग अलग पार्टों में तोड़ के, अलग अलग साफ करके तभी समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं आप सपोर्ट करें, ताकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे तो सभी लाइव का सिस्टम आपके सामने जुड़े और मैं लाइव आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो संख्या एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, यहीं से लगा लो इंग्लिश के साथ के साथ, संख्या को बोलते हैं हम इंग्लिश में नंबर। इन नंबर्स को हमने तोड़ दिया दो भागों में, एक वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या को? रियल नंबर। इसको बोलते हैं इमेज, पहले हिंदी में लिखो, अवास्तविक संख्या, और इसका हिंदी में दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। नीचे लिख दो, काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, संख्या को दो भागों में तोड़ा है। कौन कौन सी? कि ये संख्या हमारी दो तरह की होती है, एक तो रियल नंबर जो वास्तविक होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर जो अवास्तविक भी बोलते हैं और काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, जो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, मन में सोच ही सकते हैं उनके बारे में। क्या ऐसी भी संख्या होती है, अगर हम इस संख्या के ऊपर ये लगा दे तो ये कौन सी संख्या होती है, सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या हमारी क्या है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ना तो इनके बारे में भी है लेकिन इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, सभी ज्ञान यहां से लेना हमें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या।
इन वास्तविक संख्याओं को हमने आगे, मैं बोल रहा था ना बार बार हमने बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अब ये ग्राफ बना के अगला ग्राफ, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। एक दोस्तों यहाँ पे जो लिखा था ना अब रियल इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को सिर्फ मैं इससे आगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समिश्र संख्या, समिश्र संख्या के बारे में थोड़ा है ना बाद में क्लियर करना ये टॉपिक। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इनको काल्पनिक संख्या को सिर्फ एक भाग ही आगे, इसका समझ लो एक ही पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बताया नहीं था। लेकिन हम अब इसके ऊपर फोकस करेंगे, रियल नंबर के ऊपर, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, काल्पनिक संख्या को आगे हम समिश्र संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका जो एक पार्ट है, इसका एक ही पार्ट है, आगे इसको एक ही भाग में तोड़ा गया है। अब हमारा जैसे ये रियल नंबर है, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसको दो भागों में तोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वास्तविक संख्या। इनकी डेफिनेशन भी एक बार ग्राफ समझाने के बाद आपको डेफिनेशन हर चीज की लिखवाई जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि ताकि आप अलग से एक कॉपी बनाए फॉर्मूलों की और उसमें आप सभी चीजें लिखें, डेफिनेशन भी, ग्राफ भी बनाए, सभी कुछ बनाए, ठीक है। अब हमने वास्तविक संख्या को तोड़ना है। कितने पार्टों में टूटता है वास्तविक संख्या, अर्थात कितने भागों में बांटा गया वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या हमारी दो भागों में बांटी गई है, परिमेय संख्या और दूसरी है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। और इन्हीं को अगर हम वास्तविक संख्या को की डेफिनेशन की ओर चले या वास्तविक संख्या को पढ़ें तो हम कैसे पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसलिए मैंने बीच में प्लस का निशान लगाया कि इनके समूह को और इनके समूह को जब हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम रियल नंबर को, सॉरी रैशनल नंबर को भी पढ़े और इरेशनल नंबर को भी पढ़े, परिमेय संख्या को भी पढ़े और अपरिमेय संख्या को भी पढ़े। तो हम कहा तो किसको पढ़ते हैं तब, जब दोनों को पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या को। कहने का मतलब है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है, बाद में लिखवाऊंगा सारी डिटेल में। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक नंबर कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं। अब हमने ये भी यही खत्म हो गया, उधर वाला जैसे हमारा वैसे लिखवा दिया था मैंने, इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या थी, ये इधर वाला पार्ट खत्म होता रहेगा, ठीक है। हमने इधर वाले को ही कवर करना, जैसे अब परिमेय संख्या आ गया, अब परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, ये यही खत्म होगा। डिजिटल बोर्ड में दोस्तों हमें सिर्फ एक क्लिक करना है और ये टाइम भी बचता रहेगा हमारे पास, जो साफ करने का टाइम होता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूं चैनल को सपोर्ट करें। अब हमारे पास आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमने कितने भागों में बांटा है, परिमेय संख्या को हमने कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या बाद में भी लिखूंगा, जो p/q के रूप में लिखी हो और जो नीचे q का मान है
वो जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये पूर्णांक भी हमने पढ़ने हैं। कंडीशन क्या, दोनों P और Q के रूप में होने चाहिए। दूसरी, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दो शर्त। तीसरी, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मान, कहने का मतलब हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये परिभाषा है इसकी। इससे परिभाषा से ही हमें पता चलता है ये कितने भागों में टूट सकता है। ये तो सिर्फ मान दे दिया हमें, लेकिन शर्त हमारी दो है, तो ये दो भागों में ही टूट गया हमारा। एक तो है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर जस्ट, और इसको बोलते हैं हम, दूसरा क्या था, P बटे Q के, तो हम लिख देंगे भिन्न के रूप में। परिमेय संख्या को हमने दो भागों में, एक तो पूर्णांक मैंने नीचे लिखा था, और दूसरा हमने भिन्न। इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और इसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हमने कितने भागों में, दो भागों में तोड़ा। फर्स्ट पूर्णांक, दूसरा है भिन्न। ठीक है, अब पूर्णांक, ये पूर्णांक यहां चला गया, ये यहीं खत्म हो गया। पूर्णांक दोस्तों हमारा क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक को हम मोटे तौर पर समझे तो पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूरा अंक क्या होता है, जो सिर्फ, जैसे हमने गिनती लिखना शुरू किया था ना, 0 1 2 3 4, या इधर ही -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इंफिनिटी तक अर्थात अनंत तक की, और ये भी इंफिनिटी तक अनंत तक की धनात्मक संख्या, और बीच में क्या है, शून्य है। तो पूर्णांक हमारा यहाँ पे तीन पार्टों में टूटता है। और पूर्णांक एक तो होता है हमारा ऋणात्मक, इधर हम ऋणात्मक ही लिख लेते हैं क्योंकि संख्या रेखा पर इधर ऋणात्मक ही आता है, और इधर हम धनात्मक लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे पहले धनात्मक आती है संख्याएं, बाद में ऋणात्मक का जिक्र करते हैं। अब इनको समझें, पूर्णांक क्या है, कहने का मतलब पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। ना ही वो दशमलव में होना चाहिए, ना ही वो वर्गमूल में ऐसा होना चाहिए कि जो वर्गमूल पूर्ण ना आए, जो डेसिमल में आए, कहने का मतलब दशमलव प्रसार में आए, तो वो भी हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं होगा। हमारा पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं इस अंतराल में। ठीक है, अब ये दो तरह से होते हैं, एक ऋणात्मक जिन पर माइनस का चिन्ह होता है, और पूर्णांक एक होते हैं धनात्मक जिन पर पॉजिटिव चिन्ह होता है। जिन मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है कि जिन पर कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम धनात्मक मानते हैं, उस संख्या को। ठीक है, और हम अगर चिन्ह माने तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक चिन्ह वाली संख्या को मानेंगे कि ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक नंबर का क्वेश्चन है यहां से, कि आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि शून्य क्या है, शून्य कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक, धनात्मक, सम, विषम, कुछ भी आ सकता है। लेकिन उसने बोला कि पूर्णांक कौन सा है, तो हम बोलेंगे शून्य न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है। कहने का मतलब एक में, एक डी पार्ट में दे दिया न ऋणात्मक न धनात्मक, एक में सम दे दिया, एक में ऋणात्मक दे दिया, एक में धनात्मक दे दिया, तो हमने डी पार्ट को ही चुना, न ये धनात्मक है न ये ऋणात्मक है। क्लियर, अगर कोई पूछे कि शून्य कौन सा पूर्णांक है, कौन सा इंटीजर है, तो आपने बोलना है शून्य
न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है। हम इस दुनिया को न ऋणात्मक में गिन सकते हैं न इसको धनात्मक में गिन सकते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी धनात्मक संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जीरो से लेकर अब हमारी धनात्मक संख्या है। ये जो धनात्मक संख्या है दोस्तों कहां से शुरू होती है? ये एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी तक जाती हैं जब धनात्मक संख्याएं, कौन सी? 1 2 3 4, जिन पर कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन हम अगर चिन्ह माने तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? इन संख्याओं पर पॉजिटिव चिन्ह मानते हैं। ठीक है, जो जिस भी संख्या पर हमारा कोई चिन्ह नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं? धनात्मक। तो इसलिए हम धनात्मक संख्या को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम मोटे तौर पर समझे कि जीरो पर कोई चिन्ह नहीं होता। मैंने पिछली कक्षा में बोला था अगर ये किसी भी अंक के दाईं तरफ लगती है तो उस अंक का मान बदल जाता है। ठीक है, तो संख्या के रूप में बन जाती है कोई भी अंक। ठीक है, और अगर हम इसको किसी भी अंक के बाईं तरफ लिखते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिया 1 है, अगर हम इसको बाईं तरफ लिखेंगे अंक के बाईं तरफ तो हमारा संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब भी ये 1 ही है। अगर हम दाईं तरफ लिखे किसी अंक के दाईं तरफ लिख दें तो संख्या बदल चुकी है, यानी कि 1 का मान अब 10 हो गया। ये मैंने पिछली कक्षा में बता दिया आपको। ठीक है, अगर हम इसमें जीरो को ऐड करें, क्यों ऐड करें? क्योंकि इस पर ये सिर्फ समझने के लिए कि इस पर भी चिन्ह नहीं है और ये एक डिजिट हमारी आगे संख्याओं में काम आता है, इसलिए हमने जीरो को ऐड करके देखा इसमें, तो हमें पता चलता है कि इन संख्याओं को, जो इंफिनिटी तक की धनात्मक संख्याएं हमारी, ठीक है, तो इन धनात्मक संख्याओं को हमने एक तो तोड़ा, नीचे लगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। इसको पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको नीचे लिख देता हूं, प्राकृतिक संख्या, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो पूर्ण संख्या हमारी अब क्या होती है, अब हम इनको समझते हैं। दो भाग, धनात्मक संख्याओं को हमने दो पार्टों में तोड़ा और फर्स्ट को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, एक दूसरा पार्ट है वो है प्राकृतिक संख्या। अब हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इस रूप में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक सभी संख्याएं हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। अगर हम इस जीरो को हटा दें और 1 से शुरू करें, जीरो को हटा दें और 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वो प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरी पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है? अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आए, कहने का मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। और अगर हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दें, मान लिया अब हमारे ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, अनंत तक। अब हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दे, तो अब ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है। जीरो ऐड करते हैं किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं।
इनकी सभी की डेफिनेशन समझाऊंगा मैं। उसके बाद ये जो एक से, अब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या हमने जीरो ऐड करके देख लिया। अब हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या को कितने भागों में तोड़ा? प्राकृत संख्या को हमने 3 भागों में तोड़ दिया। कौन कौन से भागों में तोड़ा? कौन कौन से भागों में तोड़ा? एक तो लिख दिया यहाँ पे एकांक। यहाँ पे एकांक का अर्थ होता है एक, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख दिया अभाज्य संख्या, और यहां पर लिख दिया हमने भाज्य संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, और इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। अब मोटे तौर पर समझते हैं एक बार इसको। आगे हम ये यहां तक हमारा ग्राफ था, इससे आगे हम एक एक की दोबारा से संख्या से लेकर यहां तक कंपोजिट नंबर, इससे भी आगे सम विषम सभी संख्याएं, सभी डिटेल में डेफिनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। ये ग्राफ था, आपको समझाना जरूरी था कौन सा किस पार्ट में टूटता है, ठीक है। इस एक को एक एक संख्या का नाम है, एक चिन्ह का नाम है। इस चिन्ह का नाम हमने एकांक बनाया, क्यों? क्योंकि यहां पर संख्याओं का नाम रखा है कि हमारी 4, 8, 6 ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्या का नाम दे दिया। ये हम पढ़ेंगे अभी। 3, 2, 7, 5 इनको हमने अभाज्य संख्याओं का नाम दे दिया। तो हमारा एक का भी नाम होना चाहिए, इसलिए हमने इस एक को अकेली एक संख्या किया, इसको एकांक बोल दिया, इसका नाम रख दिया एकांक। क्लियर? अब पहले हम अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर को पढ़ेंगे। अब हम प्राइम नंबर्स को पढ़ते हैं। पहले ये एकांक, एक बात रहेगी थी, ये एक बार सुन लें। जो एक है ये एकांक, ये अलग से क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हमने जो डिफिनेशन लिखवाई हमें अभी अभी, तो उसको क्या बोला था कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर हम एक, ये न तो एक भाज्य संख्या न यह अभाज्य संख्या, अर्थात न तो ये प्राइम नंबर्स हैं और न ये कंपोजिट नंबर है, ये अकेली संख्या बच गई इस प्राकृतिक संख्या में से, ये अकेली संख्या बची, इसलिए हमने इसको अलग से एकांक बनाया, एक बनाया, इसका नाम रखा एकांक, ठीक है। इसलिए इसको अलग लिखा गया है, ठीक है। ये तो बात कर लिया। अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, ये बहुत काम की चीजें हैं। यहां से आपकी डेफिनेशन शुरू होगी। अगर अब मैं एक बार भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूं, पहले अभाज्य को समझ लें, फिर डेफिनेशन शुरू से लिखवाना शुरू कर दो। अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम? जो संख्या या तो एक से भाग होती है, और दूसरा, पहला तो पॉइंट यही लिख लो कि एक से सभी संख्याएं, मैंने पिछली कक्षाओं में भी बोला है, जिसमें मैंने 5वीं तक का सिलेबस कंप्लीट करवाया, उन कक्षाओं में भी बोला एक से सभी संख्याएं भाग होती है। जब मैंने विभाजकता की जांच का टॉपिक शुरू किया था, तब मैंने एक की भी परिभाषा लिखाई थी। कहने का मतलब यही था कि एक से हमारी सभी संख्याएं भाग होती है।
एक से सभी संख्याएं भाग होती हैं, कोई भी संख्या हो हमारी एक से भाग होती है सभी टोटल। उसके बाद एक खुद मान लिया मैंने 7 लिख दिया, ये किससे भाग हो सकती है? कौन सी पूर्ण संख्या से, कौन सी प्राकृतिक संख्या से भाग हो सकती है? 7 से भाग हो सकती है, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती है, क्योंकि एक, ये 7 भी एक से भाग होती है। इससे एक से अलग कौन सी संख्या से भाग होती है? एक से अलग तो ये खुद से भाग हो रही है बस, वो तो 7 किसी के पाड़े में आता नहीं, तो 7 से 7 कटा 1, कहने का मतलब ये अपने आप से भी भाग हो रही है। अब हमने दूसरे शब्दों में समझे, अगर हम 4 मान लें, ये 4 मान लिया, ये मैंने बोला एक से तो सभी संख्याएं भाग होती है, तो इसका मतलब यह एक से भी भाग हो रही है। अगर हम इसको 4 से भाग करें, अपने आप से भी सभी संख्याएं भाग होती हैं, समझ रहे हो ना, कि एक और अपने आप से तो सभी संख्याएं भाग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये खुद से भी भाग हो रही है, मान लिया लिख लिया हमने 1,4। क्या ये 4 किसी दूसरे से भी भाग हो रही है? हाँ, ये 2 से भी भाग हो रही है। तो अब हम इसको पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, कहने का मतलब इसके गुणनखंड मैंने टुकड़े इसके भाग करने में जो हमें प्राप्त होता है भागफल, या भाजक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितने आए? इसमें 4 में 3 आ गए, 7 में सिर्फ 2 आए, एक तो 1 आया, एक खुद 7 आया। तो कहने का मतलब हमारे पास जितनी संख्याएं हैं वो 2 तरह से टूटी हुई है। कैसे टूटी हुई है? या तो एक को छोड़कर, क्योंकि मैंने एक को तो अलग लिख दिया था, एकांक बोलती हैं, उसके अलावा जितनी संख्याएं बच गई 2 से शुरू होकर, वो हमारी क्या है? वो हमारी या तो अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। पहचान कैसे करेंगे? जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग होती है, अपने आप से भाग होती है, जो सिर्फ एक तथा अपने आप से भाग होती है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। और अगर एक तथा अपने आप को भी छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग हो रही है, वो जैसे ये 4 था, एक तथा अपने आप दोनों को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग हो रही है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी? वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी, अर्थात कंपोजिट नंबर होगा। ये हमें अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में बताना था, लेकिन अब हम डिटेल में इनकी सभी की डेफिनेशन लिखवाएंगे। आपने साथ के साथ ग्राफ तो उतार ही लिया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं उतारा होगा, ना उतारा तो वीडियो को दोबारा चलाकर उतार लेना, ठीक है। अब हम डिटेल में इनकी सभी को समझेंगे भी और डेफिनेशन भी लिखवाएंगे। वीडियो लंबी होती गई तो हम बीच में डेफिनेशन को लास्ट में, कहने का मतलब कि कल करवाएंगे पूरी, लेकिन आज जितनी हुई, क्योंकि आपके टीचर के पास रिकॉर्ड करने के लिए इतनी मेमोरी नहीं है, कि इतनी हार्ड डिस्क नहीं है कि उसको रिकॉर्ड कर सकूं, 2-2.5 घंटे की वीडियो बना सकूं, 1 घंटे की, कहने का मतलब पौने घंटे तक की वीडियो कंप्लीट होती है, उसमें भी डाटा जीबी में कई जीबी डाटा हो जाता है, 6-7 जीबी का, ठीक है। तो हम अब शुरू से चलते हैं, ये आपको समझने में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही उम्मीद रखता हूं मैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका सपोर्ट देखकर मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू कर दूं, और थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन में अपने कंधों पर कर्जा लेकर आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि अगर सपना ही होता है सभी का, मेरा पढ़ाने का सपना है आपको, कि एक टीचर टीच कर सकूं मैं। टीचर सब तो बहुत बड़ा है, टीचर्स तो कोई होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट हूं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले
मैंने बोला था संख्या को हमने दो भागों में तोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे संख्या लिखा था, एक तरफ हमने काल्पनिक संख्या लिखी थी, इधर हमने लिखी थी वास्तविक संख्या। तो हमने संख्या को मैंने 5th क्लास तक बता दिया था किनको संख्या बोलते हैं, कैसे चिन्ह बने थे, क्यों हमें संख्याओं की जरूरत पड़ी, ठीक है, उनको ही हम संख्या बोलते हैं। और संख्या को हमने तोड़ा था, आपको अलग ही दिखा दो। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या। किसको बोलते हैं वास्तविक संख्या? इंग्लिश में बोल दे तो इसको रियल नंबर। इसकी अब डेफिनेशन लिखेंगे, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्लियर? अब हम जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे तब आपको, अब आगे डेफिनेशन लिखवाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा किस चीज का समूह है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो हम ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमारा ये था हमारा वास्तविक संख्या। अब हम पढ़ेंगे अवास्तविक संख्या। इंग्लिश काल्पनिक संख्या के नाम से लिखवा देता हूं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम मोटे तौर पर, एक डेफिनेशन है इसकी कि जो संख्या रेखा पर ना दर्शाया जा सके उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आती है एक नया शब्द, जो मैंने आपको, देखो मेरे भी माइंड में नहीं था कि मैं आपको ये इस तरह समझाऊंगा, लेकिन अब मेरे माइंड में ये आया कि आपके लिए ये शब्द आया कि संख्या रेखा पर दर्शाना क्या है। मैंने इसकी काल्पनिक संख्या की परिभाषा, इमेजिनरी नंबर की जो डेफिनेशन है वो लिखवा दिया आपको कि जो संख्या रेखा पर ना दर्शाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी संख्या कैसे संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है। तो हमें क्या पता लगेगा? डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? तो हमने डीपली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और आज हम संख्या रेखा पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि कैसी संख्याएं हैं, कैसे संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं सभी संख्याएं, और ये संख्या ऐसी कौन सी है जो संख्या रेखा पर न दर्शाई जा सके। हमने एक संख्या रेखा बनाई, वैसे तो आपने देखी है संख्याएं,
एक रेखा देखी है गणित में, 5th क्लास में, 6th क्लास में भी है, 7th में भी है। एक संख्या रेखा दर्शाती और एक बीच में पॉइंट होता है 0 का, और हमारी बाईं तरफ ये हमारा बायां पक्ष होता है संख्या रेखा का। कौन सा पक्ष होता है? बायां। और इधर हमारा दायां पक्ष होता है। हम संख्या रेखा की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा दायां, तो संख्या रेखा का भी दायां। ये बातें आपको रीजनिंग क्लास की बुक में भी आपको समझ में आएगा। जब आपको क्लास देंगे ना, अगली क्लास रीजनिंग की है, और जब आपको पढ़ाऊंगा तो तब बायां और दायां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और आपने माइंड में बिठा लेना बिल्कुल उसको, कौन सा दायां कौन सा बायां। कहने का मतलब कोई भी शब्द है बोर्ड पे लिखा, हमारा दायां तो उसका भी दायां है, हमारा बायां तो उसका भी बायां है। अब ये संख्या रेखा है, हम इसकी तरफ ही देख रहे हैं, ये हमारा दायां है इधर, तो इधर उसका भी दायां है, और ये बायां है तो इधर हम उसका भी बायां है। ये बात मन में बिठा ले। रीजनिंग की क्लासों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण योगदान है बाएं और दाएं का। ठीक है। अब ये हमारे बीच में पॉइंट आ गया 0, इसको हम ओ भी बोल सकते हैं। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा तो हम ओ बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमने संख्या दर्शाना शुरू कर दिया तो अब हम इसको बोल लेंगे 0। बराबर पार्टों में मैंने बोला था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इनको बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर ही प्रकार होती है ना, एक तरफ पेंशन एक तरफ प्रकार की नोक होती है, हम बराबर पार्टों में प्रकार के साथ ही चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस का जितना चिन्ह इधर है ना, अगर हम इस पे प्रकार के नोक रख के इधर चिन्ह लगाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा इस तरह ही, और इधर हम नेगेटिव संख्या लिखते हैं बाईं तरफ। इधर हमारी पॉजिटिव आती है, धनात्मक संख्याएं आती है। ये हमें आपके सामने संख्या रेखा बना दी। अब इस संख्या रेखा के हमें जो 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 दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ये एक बड़ा लगा हुआ चिन्ह एक सेंटर बिंदु है इस संख्या रेखा का। इधर भी और इधर भी अनंत तक ही है। जिस तरफ ये तीर का चिन्ह होता है ना दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि वो अनंत तक जारी है, वो खत्म नहीं होती। इधर भी ये एरो का चिन्ह है, तीर का निशान है, तो इसका मतलब भी ये इधर भी अनंत तक जारी है, और अनंत तक को हम इन्फिनिटी ये चिन्ह लिखते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये क्लियर, ये भी आ गया ना समझ में। और ये बड़ा जो चिन्ह है इसको हमने 0 माना, और ये दोनों तरफ फैली, दोनों तरफ फैली है जो ये संख्याएं हमारी ये कैसे दर्शाई गई। अब मैंने बोला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब फिर उसके बाद डीपली जाते 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 हमारे पास प्राकृत और पूर्ण संख्याएं आती हैं, और प्राकृत संख्याएं मैंने बताया था यहां से शुरू होती, यहां से, और इधर जाते हैं तो हम क्या इनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और अगर हमने इन्हीं संख्याओं में अगर इस 0 को भी ऐड कर लिया तब कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर्स होगी। ठीक है, अब हम इनको कैसे कैसे संख्याएं बनी वो मैंने 5th क्लास तक बता दिया था, वैसे मैं एक बार और फिर क्लियर कर रहा हूं कि जब जब हमने ये पता लगा कि हमें संख्याओं को जानना है, और संख्याओं की कोई भी पूछ रहा है कि कोई चीज ले रहा है तो पूछ रहा, दूसरे ने आगे पूछ लिया कि तेरे पास कितनी चीज है, जब तक संख्याओं का पता नहीं था सोचने लग गया कि कितनी बताऊं मैं इसको। तो उन्होंने दिमाग में बैठाया कि हमें एक सिस्टम की जरूरत है, और
ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम अगले वाले को या मैंने किसी से पूछना है तो मेरे को समझ में आए। तो उन्होंने संख्याओं का निर्माण किया। तो पहले 10 अंक बनाए और 10 अंक बनाए, 10 अंक से आगे जो संख्याएं बनाने शुरू की, चिन्ह बना के देखी, तो उन्होंने सोचा अगर सभी संख्याओं के अलग अलग चिन्ह होंगे तो याद कैसे रखेंगे। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया ये बातें। तो ऐसे ही हमारी संख्याओं का निर्माण हुआ। उन्हीं संख्याओं को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इधर ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत हमें कैसे पड़ी। धनात्मक संख्याओं को तो पता लग गया, ऐसे ऐसे संख्याओं का निर्माण हुआ, ये गिनती लगाना, ठीक है। ऐसे ऐसे बराबर पार्ट करके ये गिनती ही लगाओ तुम थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम धनात्मक और ऋणात्मक में फर्क जानते हैं क्या है। इधर धनात्मक लगा दी, इधर हमने ऋणात्मक लगा दी। क्यों लगाई? ये एक सेंटर बिंदु है। ये क्या चीज है? ये एक ऐसा बिंदु है, अगर हम किसी भी चीज की लाभ हानि रुपए पैसे में जाएं और उसके उदाहरण से समझे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लिया आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं फिलहाल, वो आपके अपने, तो आप किस पॉइंट पे खड़े हो? क्या आपके पास ये गिनती नहीं है, ये रुपए लगाए, उदाहरण के तौर पर हमने रुपए लगा दिए, तो आप किस पॉइंट पे खड़े हैं? क्योंकि वो खुद के आपके हैं, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। आपने उनमें से 2 रुपए खर्च कर दिए, तो आप कौन से पॉइंट पे आ गए? अब फिलहाल के लिए आप कौन से पॉइंट पे खड़े हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं? 3 रुपए। यहाँ इधर जाने लग रहे हो, इधर आने लग रहे हो ना, वापिस खर्च करने में इधर आने लग रहे हो। पहले 5 थे, 2 खर्चे, यहाँ आगे 3 पे। कहने का मतलब इधर आना क्या है? इधर आना क्या है? खर्चा। इधर आना क्या है? बाईं तरफ, दाएं से हम बाईं तरफ आ रहे हैं, क्या है? खर्चा। अगर हमारे पास फिर 3 रुपए का खर्चा होगा, फिर 3 रुपए का खर्चा हो गया, तो हम कहां पे आ गए? 0 पे। और ये 0 क्या है? ये 0 एक ऐसी चीज है, ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैंने अब तक किसी से उधार लिया, उसके बाद उसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एकदम अचानक से फैमिली में ये किसी सामान की जरूरत पड़ गई। किसी को बीमार क्यों करें, वैसे समझाने के लिए है। अगर उसको अचानक किसी नहीं पैसों की जरूरत पड़ी फैमिली के लिए, और उसने 5 रुपए उधारे लिए, 5 रुपए क्या लिए? उधारे लिए। उसके ऊपर क्या हुआ? कर्जा। और कर्जे को हम क्या बोलते हैं? कर्जे को हम बोलते हैं ऋण। और ये चिन्ह क्या है? इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और ये ऋण क्या है? ये यही तो है। और ऋण का अर्थ क्या है? कर्जा। जब उसने 5 रुपए लिए तो उसके ऊपर 5 रुपए का क्या हुआ? कर्जा हुआ। क्या हुआ? कर्जा। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन यहां पे होगी। उसको 5 रुपए मिल तो गए, और मिलने के बाद अगर उसके 5 रुपए हैं, उसके पास खुद के 5 रुपए हैं, तो यहाँ पे है, और वो 5 रुपए लेकर फैमिली में चला दिए और उसको देने हैं, वो उधारे लेके आया, ऋण लेके आया, कर्जा लेके आया, तो उसकी स्थिति क्या है? कोई भी आके बोल देगा क्या है, इस पे तो 5 रुपए का कर्जा है, इस पे 5 रुपए का कर्जा है, तो हम इसको ऋण अर्थात नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या इसलिए बोलते हैं कि ऋण वाला कर्जा दिखाने के लिए उसको इस पोजीशन में आने के लिए 5 रुपए खुद की जरूरत है, ताकि वो कर्जा मुक्त हो सके, और उसके बाद कमाएगा तो वो इधर जाएगा, अगर कर्जा उठाएगा तो इधर आएगा। ये होता है ऋणात्मक और धनात्मक में फर्क। क्लियर? पॉजिटिव का अर्थ, धनात्मक का अर्थ यह है कि उसके पास कितना क्या है, खुद का क्या है,
ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक है। अब हमारे पास अगर ये संख्याएं हैं, हमने अब तो लिखा 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा, एक एक को, सारा अंतर एक एक का, इधर भी इधर भी। अगर हम यहां पे फर्स्ट पॉइंट पे 5 लिख दे तो जितना यहां पे हमने 5 लिखा है इतना ही आगे करेंगे तो फिर कितना करेंगे, फिर कौन सी संख्या आएगी, 10, यहां पे 10 आएगी, आगे एक और पॉइंट फिर 15 आएगा। कहने का मतलब 0 से इधर जितना भी हम बराबर वाला पॉइंट लगाएंगे उतना ही हमारा अंतर जुड़ता चला जाएगा। जैसे 0 का 5 का अंतर हो गया, पहले में 5 का, तो अगली 5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हुआ, फिर अगले 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हुआ, ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे ही इधर अगर ये 5 माना तो ये हमारा -5 होगा, क्योंकि इतना ही अंतर हमारा इधर है, ये बराबर ही होते हैं। चाहे यहाँ पे 1 लाख लिखोगे फर्स्ट पॉइंट पे तो यहाँ पे 2 लाख आएगा बराबर में, ठीक है। ये हमें संख्याओं के बारे में बताता है। अब हम दोबारा से कल संख्या रेखाओं को दर्शा के बिल्कुल डिटेल में कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या होती है वो भी तो P/Q बोला मैंने कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि पूरे अंक होने चाहिए। और ये भी तो हमारे क्या है, ये भी तो पूरे अंक है, पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन इसको तो हम पूरी संख्या, यानी कि पूरी संख्या को P/Q के रूप में जो लिखी है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये इस रूप, इस संख्या रेखा पे तो कहीं दिखती नहीं, हमें नहीं दिखती ना। तो इन संख्या रेखा, इनके बीच में हमने ढूंढनी है कि कहां पर ये परिमेय संख्या है, कहां पर मिलेंगी ये सभी संख्याएं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इमेजिनरी नंबर आखिर संख्या रेखा पर क्यों नहीं होती, ये सभी संख्याएं कहां से निकली, कैसे निकली, ये हम कल कवर करेंगे। क्योंकि आज अगर एक बार टॉपिक छिड़ गया तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अब ये संख्या रेखा यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये टॉपिक की शुरुआत होगी, नहीं तो शायद ना भी करवा पाऊं मैं आपसे, सीधे डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे कि यहाँ तक तो आपको पता लग गया संख्या रेखा के बारे में कि कैसे अगर हम बराबर चिन्ह में लगाते हैं और यहाँ 1 से शुरुआत करते हैं तो बराबर में 1-1 का अंतर होगा, यहाँ 5 की शुरुआत करें तो बराबर में 5-5 का अंतर होकर जुड़ती चल जाएगी, और इधर भी जुड़ते चल जाएगा, ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी। क्या ऋण होता है, क्या धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक कहां से निकला, ये और समझ लो, धनात्मक निकला धन से। धन का अर्थ क्या है, धनवान। कितने पास कितना, अब किसी के पास 10 लाख रुपए हैं या 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो हम क्या बोलते हैं उसको कि 10 लाख का धनवान है, संपत्ति उस पे 10 लाख की है, तो वो कितना धनात्मक है कि 10 लाख का, 10 लाख की प्रॉपर्टी है। कोई IAS लग गया, उसकी हम प्रॉपर्टी गिनते हैं ना कि इतनी संपत्ति है, कोई मंत्री है उसकी संपत्ति, तो कैसे 2 करोड़ की, 3 करोड़ की ऐसे गिनते हैं ना, वो इतना ही क्या है, संख्या रेखा पर इतना क्या है, धनवान है, इतने करोड़ का, इतने लाखों का वो धनवान है। तो वहां से जितना उसके पास खुद का है वो क्या है, वो एक धनात्मक है, धन है, और उसी को हम धन उसी को तो बोलते हैं, तेरे पास कितना धन है, तो वहां से धनात्मक की शुरुआत हुई, धन की शुरुआत हुई। यहाँ से अगर वो कर्जे में है तो वहां से ऋणात्मक की शुरुआत हुई। इतना डीपली संख्या रेखा को शायद ना कोई समझा रहा हो यूट्यूब पे, लेकिन समझाते होंगे। अगर आपको यहाँ पे सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर दोस्तों पढ़कर अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आया है आज संख्या रेखा पर, ये डीपली और भी डीप जाएंगे हम, ठीक है, कल जाएंगे। क्योंकि आज मेरे को बहुत लेट भी क्या कंसेप्ट अधूरे पड़े थे, यहाँ पे लिखा मिला, यानी कि आगे आया डेफिनेशन में, तो इसलिए मैंने करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आपको आज क्लास पढ़ाया हुआ
और क्लास बिल्कुल समझ में आ रही है तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर करके कमेंट करके ये बताने का कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है और मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। आप पढ़ाते रहिए ताकि मेरे को हौसला हो और मैं कंटिन्यू क्लास आपको दे सकूँ। अगर आपका कमेंट आएगा तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस करने का मन करेगा कि बच्चों का सिलेबस करवाएं। ठीक है, तो प्लीज आप सहारा बने इस चैनल का और आपके टीचर का। ठीक है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। कभी हम चर्चा करेंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की और परिवार की, तो आपको बताऊंगा क्यों जरूरत है, किस लिए, इसलिए आप सारा बनिए। ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम लगे आपके साथ जुड़ने का, आपसे बातें करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे।